औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। लेक्चर नंबर 15 स्टैट्स 301 में आपको इस लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। आज का टॉपिक सिंपल लीनियर रिग्रेशन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट एंड कोरिलेशन। ये 3 टॉपिक हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिग्रेशन वाला और कोरिलेशन वाला। ये कोरिलेशन और रिग्रेशन किसी भी टाइप का एग्ज़ाम हो उसके अंदर इसकी इम्पोर्टेंस है और इसमें से कुछ ना कुछ आपसे पूछ लिया जाए, इसलिए इसको हम कंटिन्यू करते हैं। और कंटिन्यू करते वक्त हम ले रहे हैं यहाँ पे जो एग्जाम्पल दी हुई है। इस एग्जाम्पल में जो सिंपल रिग्रेशन लाइन बनानी है हमने, तो उसके लिए स्कैटर डायग्राम बनाने जा रहे हैं। हम स्कैटर डायग्राम को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले स्कैटर डायग्राम, हमारे पास सब्जेक्ट दिए हुए हैं ABCD और परसेंटेज दी हुई है ड्रग की कि कितने ड्रग ले रहा है। कुछ भी हो सकता है, मेल फीमेल जो है, लेकिन वो ड्रग्स कितनी ले रहे हैं और उसका रिएक्शन टाइम क्या है, कितने टाइम, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा कितना हो सकता है, ये उसका रिएक्शन टाइम कितना हो सकता है। बहरहाल यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि जब वो ड्रग ले रहे हैं, ए जब ड्रग ले रहा है और वो परसेंटेज उसकी ड्रग की है कि वो एक फर्क करते हैं, 1 गोली ले रहा है, तो 1 गोली का रिएक्शन टाइम 1 मिलीसेकंड है। और बी जब ड्रग ले रहा है 2 गोलियां, तो उसका भी रिएक्शन टाइम 1 मिलीसेकंड है। और सी जो ले रहा है गोली, तो उसका रिएक्शन टाइम जो है वो 2 मिलीसेकंड है। और डी जो ले रहा है गोली, 4 गोलियां ले रहा है, तो वो रिएक्शन टाइम उसका 2 है। और इसी तरीके से 5 ड्रग्स लेने से रिएक्शन टाइम जो है वो ई का 4 है। तो इसकी रिग्रेशन लाइन बनाने जा रहे हैं। और रिग्रेशन लाइन बनाने के लिए एक्स और वाई, ये हमारे पास, क्योंकि हमने एक ग्राफ सा बनाना होता है, तो उसके लिए हमें एक्स और वाई की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का तयन करना होता है। तो अब यहाँ पे देखें, ड्रग डिपेंड करती है टाइम के ऊपर या टाइम डिपेंड करता है ड्रग्स के ऊपर, ये डिसीजन है। यानी ड्रग्स एक्स माने गए हैं और टाइम जो है वो रिएक्शन टाइम वाई माना गया है। तो वाई डिपेंडेंट है एक्स के ऊपर, ये एक्स डिपेंडेंट है वाई के ऊपर। तो डिपेंडेंट को एक्स एक्सिस पे लेंगे और इंडिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट को एक्स एक्सिस के और डिपेंडेंट को जो हम वाई एक्सिस के, ऐसे उसकी तब्दीली करेंगे। तो यहाँ पे डिपेंड और इंडिपेंड का जो हमने तयन लगे, रिएक्शन टाइम ऑफ द स्टिमुलस विल डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ द ड्रग। देखें ना, अगर गोली ली हुई होगी तो रिएक्शन होगा। ये अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात क्यों कर रहे हैं? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात हम इसलिए कर रहे हैं, जो डिपेंड कर रहा है, जो डिपेंड कर रहा है उनको हमने वाई एक्सिस पे रखना है, और जो इंडिपेंडेंट है उसको अलग एक्सिस हमने रखना है। इसलिए जब भी आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का तयन करते हैं, तो वहाँ पे आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का तयन भी करना पड़ता है। तो ड्रग्स जो है वो डिपेंड नहीं करती टाइम के ऊपर। गोली डिपेंड नहीं करती कि इसके 1 मिनट के अंदर असर कर जाएगी। वो बॉडी के ब्लड के, वो उस बंदे के ब्लड, उस बंदे की बॉडी की कंजम्पशन है कि वो कितना कंज्यूम, कितनी जल्दी कंज्यूम करते हैं किसी चीज़ को।
बाद लोगों का आज़मा दुरुस्त होता है, बाद लोगों का आज़मा ख़राब होता है। तो ये तो कोई लगी बगी तो बात नहीं है कि उसको एग्जैक्ट मान लिया जाएगा कि 1 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर जो वो है आपकी ड्रग जो है वो रिएक्ट करेगी। ड्रग डिपेंड नहीं करती, टाइम डिपेंड करता है। टाइम इसलिए डिपेंड करता है कि ड्रग्स खाएंगे तो रिएक्शन होगा, नहीं खाएंगे तो नहीं होगा। और ड्रग जब यूज़ करेंगे तो उसका रिएक्शन टाइम कैलकुलेट होगा। और जब एक चीज़ इस्तेमाल ही नहीं की हो तो उसका कौन सा रिएक्शन होगा जिसका टाइम हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे जो डिसाइड करना है वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का। तो डिपेंडेंट जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर और इंडिपेंडेंट हम एक्स एक्सिस के ऊपर ले रहे हैं। तो यहाँ में हमने देखा कि जब 1% ड्रग ली गई तो रिएक्शन टाइम वहाँ पे भी 1% था। और जब ये देखेंगे 1 और 1 के सामने ये जो पॉइंट लगा हुआ है ये वाला, अब जब ड्रग 2% ली गई, 20 सब्जेक्ट ने ली, तब भी रिएक्शन टाइम 1% था। तो ये 1 के सामने फिर वही 2, ठीक हो गया। जब ड्रग 3% ली गई तो रिएक्शन टाइम वहाँ पे 2% था। तो 2 एक्स एक्सिस पे 2, तो सॉरी एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे 2। इसी तरीके से डी पे जब ड्रग 4% ली गई तो रिएक्शन टाइम आपका आ गया 2, लेकिन 4% पे आया तो 4 आपके एक्स एक्सिस और 2 आपका वाई एक्सिस। तो इस तरीके से आपने ये प्लॉटिंग करनी है। तो ये होगा आपकी स्कैटर डायग्राम, ठीक है जी। अब इसके बाद हमने जो करना है काम वो स्कैटर डायग्राम के बाद इसको थोड़ा सा पिक्चर को और वाज़े कर देते हैं। यहाँ पे ये नीचे आ रही है, ये यहाँ पे वाज़े पोजीशन है। हमने एक स्ट्रेट लाइन लगाई, जब स्ट्रेट लाइन लगाई तो उस वक्त हमारा सिर्फ एक ही पॉइंट था जो 3 एक्स एक्सिस और 2 वाई एक्सिस था, वो उसको टच कर रहा था, बाकी नहीं कर रहे थे। तो ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि ज़्यादा इसके ऊपर जो है स्केटर्ड जो आपके डॉट्स जो हैं वो जो करीब तर हों। और जब आप स्ट्रेट लाइन को ड्रा करते हैं तो यहाँ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का कॉन्सेप्ट आ जाता है। पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो स्ट्रेट लाइन आपने ड्रा की है इससे ऊपर अगर ये डॉट ज़्यादा होंगे तो वो आपके पॉजिटिव स्केटर्ड होगी, और अगर इस लाइन से नीचे डॉट ज़्यादा होंगे तो फिर वो नेगेटिवली ये स्केटर्ड हुई होगी। तो ये आपका linear relationship between two variable is a springly common occurrence। और हम यहाँ पे अब y is equal to mx plus c, y represent the slope of line, c represent the y intercept। तो ये अब रिग्रेशन लाइन की तरफ हम जा रहे हैं। ये जो आगे हम यहाँ से रिग्रेशन लाइन को हम बयान करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, पहले बयान कर दिया मैंने। और a जो है
इंटरसेप्ट है वाई का, वाई का इंटरसेप्ट है ए, और उसको मालूम करने का भी तरीका है। द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, और बी जो है स्लोप है लाइन की, ठीक है, और थीटा जो है वो एंगल है इनके दरमियान। तो यहाँ अब हमने ये मालूम कर ली है कि स्ट्रेट लाइन जो है ये इसकी इक्वेशन है, और इसमें अगर आपको क्वेश्चन आता है स्ट्रेट लाइन का, क्या आपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के फार्मूले से ए की वैल्यू मालूम करनी है, यहाँ से ए की वैल्यू भी मालूम करने को कहा जा सकता है, बी की वैल्यू भी मालूम करने को कहा जा सकता है, आपको एक्स जो है वो मालूम करने को कहा जा सकता है। यहाँ पे आपको जनरली जो पूछा जाता है वाई जो है वो, वाई की वैल्यू जो है वो अपनी मालूम करनी होती है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ ए एंड बी जो है, यहाँ पे थीटा जो है टेन थीटा, यहाँ पे बन रहा है टेन थीटा एम एन और एन एल। एम एन ये पिक्चर में वाज़े तौर पे दिखाया गया है, ठीक है, और एन और एल जो है ये जो लाइन स्टार्टिंग पॉइंट से एन तक जा रही है ये एन एल है, और उससे ऊपर जो आपकी स्ट्रेट लाइन को टच कर रही है वो एन एल है, एम एन कहते हैं उसको। अब लाइन पैटर्न, लाइन स्ट्रेट ही होगी, ये देखिए तीनों लाइनें जो हैं वो स्ट्रेट ही, मुख्तलिफ जगह से ड्रा की गई हैं लेकिन हैं वो स्ट्रेट है। अच्छा जी, यहाँ पे कहता है पॉइंट ऑफ द रूलर विल बी हाईली सब्जेक्टिव एंड द डिफरेंट इंडिविजुअल विल अराइव एट द, तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव और नेगेटिव बात, इसमें रिग्रेशन में देखें आपने करना है, ये जो सिंपल है इसमें क्या करना है आपने जो है, आपका जो डेटा है ना उसको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट आपने मालूम कर लेना है, और उसको उसके मुताबिक आपने स्केल बनाना है, और स्केल के मुताबिक आपको जो रीडिंग मिली हुई है वो रीडिंग वहाँ पे प्लॉट कर देंगे। वो रीडिंग प्लॉट जब आप कर देंगे फिर आपने उस एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, जो सिंपल सा तरीकाकार है, आप समझ लें, एक स्ट्रेट लाइन आपने खींचनी है। जब आप स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे तो अब आपने बताना है पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का, या बेस्ट फिट का, ठीक है। तो मैंने कहा लाइन से ऊपर जो होते हैं डॉट्स, स्ट्रेट लाइन से ऊपर अगर डॉट्स ज़्यादा हैं तो वो पॉजिटिव है, और स्ट्रेट लाइन से अगर नीचे हैं पॉइंट्स ज़्यादा तो वो नेगेटिव है। यही कुछ यहाँ पे भी कहा गया है, थोड़े इसको एक्सप्लेन उन्होंने लेंथी किया हुआ है, तो मैं आपको सिंपल वे में बता देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे एक्स बार और डॉट वाई बार से जो आपकी लाइन गुजरेगी, ये देखें वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। कंडीशन 3 इक्वेशन है यहाँ पे, ये दी हुई है, एक्स बार और वाई बार दिया हुआ है, और उनके दरमियान आपने सम मालूम कर लिया वर्टिकल डेविएशन का,
क्या वो ज़ीरो है? ये नहीं है। ठीक है जी, ये देखें, ये पिक्चर है वर्टिकल डेविएशन की। तो डेविएशन वो बार ही है, एक्स बार और वाई बार। ठीक है, तो ये आपका डेविएशन है। तो बहरहाल इसके अंदर कोई इतने वो ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है। पॉजिटिव और नेगेटिव की बात थी और उसको प्लॉट करने की बात थी। तो ये उसकी पोजीशन है यहाँ पे। जो बात इम्पोर्टेंट है वो करूँगा। There would seem unique a position at which sum of the square deviation is at a minimum. This is the position of least square. Least square. If we can ascertain the location of this particular straight line in terms of the constant a and b of the linear equation y is equal to a plus bx, then we found the line of best fit. Relation is the smaller the sum of the square deviation round the mean, and less disperse are the data point around the fitted line. डिस्पर्जन उसमें कम होगी। वो मैंने आपको कहा कि जितना लाइन के ऊपर होंगे डॉट, अगर अक्सरियत में लाइन के ऊपर हैं डॉट, आपके अक्सरियत में लाइन के ऊपर हैं डॉट, तो वो एग्जैक्ट है। बेस्ट फिट भी कह सकते हैं, एग्जैक्ट लाइन भी कह सकते हैं। और ऊपर होने की सूरत में, ज़्यादा पॉइंट्स ऊपर होने की सूरत में लाइन के, जो लाइन आपने स्ट्रेट लाइन उसकी खींची होगी रिग्रेशन की, वो आपके पॉजिटिव होंगे। तो ये कुछ बयान हुआ है। अब जो आगे बयान होने जा रहा है ये इम्पोर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर, इसको ड्रा करने में बाज़ औक़ात आ जाता है। According to the principle of least square, the best fitting line to a set of points is one for which the sum of the least square vertical distance between the points and the line is minimum. ठीक है जी। The line y is equal to a plus bx is one of that best fit the given set of the point according to the principle of least square. और इसको हम हासिल करेंगे। ये हमारे पास है, ये जो इक्वेशन आई है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। इस a प्लस बी एक्स के साथ हमने क्या करना है, सम को, जो समीशन का सिंबल है सम का, वो हमने लगा देना है। y के साथ समीशन लगाया तो समीशन y हो गया इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन एक्स। अब हम एन ए क्यों लिखा, ये क्योंकि ए तो कांस्टेंट था, वेरिएबल तो नहीं था, इसलिए यहाँ पे ये एन ए आया। और बी भी कांस्टेंट था तो उसके साथ भी समीशन नहीं, उसके बाद समीशन लगा। इसी तरीके से एक्स और वाई को करेंगे, यानी वाई के साथ एक्स को मल्टीप्लाई करें। इसका मतलब ये हुआ कि समीशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए शुरू में आ गया और समीशन एक्स हो गया, जो हमने समीशन एक्स को वाई के साथ मल्टीप्लाई किया है। ये वाई वाली जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है उसके साथ पहले हमने समीशन को मल्टीप्लाई किया है पूरी के साथ, दूसरे नंबर पे हमने फिर समीशन एक्स को मल्टीप्लाई किया है इस पूरी इक्वेशन के साथ। तो हमारे पास ए समीशन एक्स प्लस बी समीशन एक्स स्क्वायर है। It will be discussing
The mathematical deviation of this equation, the word normal here nothing to do with the well-known normal distance. तो देखें जी, ये आपके पास दो लाइनें आई हैं, इन दो लाइनों से आगे आपका काम मज़ीद बढ़ेगा। अब क्या है, समीशन एक्स, एक्स का सम, समीशन वाई, वाई का सम, समीशन एक्स वाई दोनों को मल्टीप्लाई करके जमा करना है। तो ये आपका यहाँ पे डेटा आ गया। अब यहाँ से आगे आपने कैलकुलेशन करनी है। एग्जांपल आपके पास वही है, उसी से पहले आपने उसकी रिग्रेशन लाइन बनाई थी, स्कैटर डायग्राम, बहुत इजी है। अब आपने स्ट्रेट लाइन का जो है इस्तेमाल करते हुए आपने लीस्ट स्क्वायर के ये जो एक इक्वेशन है उसको मालूम करना है। तो जी एक्स भी है आपके पास, वाई भी है, और एक्स और एक्स का स्क्वायर आपको चाहिए। ये देखें जो 2 आपकी इक्वेशन है उसमें स्क्वायर है, और पहले में समीशन एक्स है, वो तो एक्स को जमा करेंगे तो एक्स वाले कॉलम को जमा करेंगे तो समीशन एक्स हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर हमें लेना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 और 4 का 16, 5 25, ये लेना पड़ेगा। और इसी तरीके से आपको यहाँ पे एक्स वाई भी लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऊपर क्वेश्चन में आपके पास एक्स वाई आया हो। ये देखिए क्वेश्चन से मुराद कि ये आपकी नॉर्मल इक्वेशन जो है इसके अंदर समीशन एक्स वाई आया है, वही लिहाजा इसको लेना पड़ेगा आपको। एक्स का सम ले लिया 15 आ गया, वाई का लिया 10 आ गया, और एक्स के स्क्वायर का लिया, एक्स के स्क्वायर का तो 55 आ गया, और इसी तरीके से एक्स वाई का लिया तो 37 आ गया। अब ये जो वैल्यू थी हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 के अंदर पुट कर दी। अब पुट की तो दोनों इक्वेशन को हमने इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दिया, तो हमारे पास बी का आंसर आया 0.7। अब हमारे पास बी का आंसर आ गया, इस बी के आंसर को हमने यहाँ पे पुट किया इक्वेशन के अंदर, किसी भी दोनों में से किसी एक के अंदर कर दें, आंसर सेम ही होगा। इक्वेशन 1 में करें या इक्वेशन 2 में करें, इक्वेशन 1 आपके लिए ये वाली है ऊपर, ये आप इसको इक्वेशन 1 माने, और नीचे वाली ये इक्वेशन इसको 2 माने। तो इसमें आपने वैल्यू जो कैलकुलेट की है वो आपने पुट कर दी। ए और बी को मालूम करना है। ए और बी को मालूम करने के जो फार्मूला है वो आपको यहीं से निकालना पड़ेगा। ए और बी यहीं से आपको निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ से आप ए निकालते हैं तो ये देखें समीशन वाई है और प्लस बी समीशन एक्स है, तो ये बी समीशन एक्स जो है प्लस है तो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, और हमारे पास इजिकल टू एन ए आएगा। अब एन भी हमें नहीं चाहिए, ये एन इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वेशन की दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आया समीशन वाई माइनस बी समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो यहाँ से आपने वैल्यू आप मालूम कर सकते हैं, वरना आप इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करें जो आपके पास एक्स और वाई की आई हुई हैं और एक्स स्क्वायर की आई हुई हैं, तो फिर भी आप यहाँ से सिंप्लीफाई करना है, आपने सिंप्लीफाई करना है वैल्यू पुट करके। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आ गई। ये आपको ये देखें, अब एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू आपने निकालनी है। तो एक्स भी आप फार्मूले से यहाँ से ऊपर से जो इक्वेशन है उसमें से एक्स आप मालूम कर सकते हैं। मालूम करने का तरीका यही है कि आपको जो चीज़ जिस चीज़ की वैल्यू मालूम करनी है उसको एक साइड पर रखें, बाकी जो उसके साथ
प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, उसको दूसरी साइड पे ले जाके पास प्लस या माइनस करें जो रूल के मुताबिक हो रहा है, और जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करना है। अगर हम एक्स निकालते हैं, फर्ज करें यहीं से एक्स निकालें, ठीक है जी। तो एक्स निकालना है तो उसका फार्मूला आप यहाँ से निकाल सकते हैं इक्वेशन 1 से, वरना आप वैल्यू पुट करें, सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास एक्स की वैल्यू हो जाएगी, और फिर ये वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके पास आने वाला है जो आंसर वो वाई का है। अच्छा जी, अब स्टैंडर्ड एरर जो है, स्टैंडर्ड एरर अगर y के लिए कर रहे हैं तो y माइनस आप करेंगे, ये y कैप भी आपके पास है, डिवाइडेड बाय n-2, ये जो फार्मूला है। और इसी तरीके से अल्टरनेटिव फार्मूला है आपके पास, और ये आपके लिए इजी है, ये याद रखें। ये वाला वाई का स्क्वायर मालूम करना आपको पता है, समीशन वाई मालूम करना आपको पता है, एक्स वाई मालूम करना आपको पता है, तो ये फार्मूला आप याद रखें, तो इससे आप जो है वो एरर एस्टिमेट कर सकते हैं। अब ये नीचे मालूम करके भी बताया हुआ है, वही है, वैल्यू निकली हुई है, तो यहाँ पे फार्मूला आपको याद होना चाहिए, फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी तो आंसर सिंप्लीफाई करने के बाद। ठीक है जी, अब कोरिलेशन की बात करते हैं, ये भी अहम टॉपिक है। कोरिलेशन से मुराद के दो के दरमियान का रिलेशन बताना है आपने, और दो वेरिएबल हैं, दो से मुराद दो वेरिएबल हैं, और दो वेरिएबल के दरमियान आपने रिलेशन बताना है, और उनको अमूमन हम एक्स और वाई से ज़ाहिर करते हैं। वो जो दो वेरिएबल हैं उनको एक्स और वाई कहते हैं। तो ये आपका कोरिलेशन जो होता है बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल जो हैं वो उनके दरमियान रिलेशन एज अ पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसे कहा जाता है पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो इसके अंदर कोरिलेशन से मुराद के दो के दरमियान का रिलेशन है, दो वेरिएबल के दरमियान का रिलेशन है, और इसको ज़ाहिर करते हैं आर इज इक्वल टू कोव, जिसका मतलब है कोफिशिएंट। यहाँ पे एक्स और वाई है, और नीचे वेरिएंस एक्स और वेरिएंस वाई है, ये आपस में मल्टीप्लाई, वेरिएंस ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ वाई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इनके ऊपर रूट भी लिया हुआ है। तो को एक्स एंड वाई से मुराद है एक्स माइनस एक्स बार समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय एन। तो इसको और इजी फॉर्म है ये वाला, अगर ऊपर वाला आपको इसको याद करना मुश्किल हो क्योंकि वेरिएंस है, तो वेरिएंस का भी आपको वजाहत करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे वजाहत हुई है इसमें, और ये वाज़ेह है, ये याद रखना। लेकिन यहाँ पे ये एक बात याद रखनी है जी, इसकी वैल्यू जो है -1 लेस देन और लेस देन 1 है। जब भी आप आंसर निकालेंगे 1 से ज़्यादा इसका आंसर नहीं आना चाहिए। कोरिलेशन में 1 से ज़्यादा आंसर नहीं आना चाहिए। माइनस में आंसर आए, प्लस में अगर आंसर आता है 0 आए, पॉइंट्स में आए 1 आए, 1 से ऊपर आंसर नहीं आना चाहिए। 1 से ऊपर आंसर होने की सूरत में आपका आंसर गलत है।
इसका मतलब ये होगा कि आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक की है। तो ये आपका केस है। अगर आपका जो है कोरिलेशन 0 से 1 के दरमियान है तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर आपका रिलेशन 0 है तो कोई कोरिलेशन नहीं है यहाँ पे। अगर 0 से लेस देन है तो नेगेटिव कोरिलेशन। ये 3 कंडीशन भी हैं, पॉजिटिव और नो कोरिलेशन और 0 यानी लेस देन नेगेटिव। तो 0 से बिलो नेगेटिव, 0 से अबव पॉजिटिव और 0 कोई रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन आंसर -1 से 1 के दरमियान रहेगा, ये याद रखें। इससे ऊपर हुआ तो आपका सवाल गलत होगा। परफेक्ट पॉजिटिव अब कब होगा? जब आपका आंसर 1 होगा, इसका मतलब आपने परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन मालूम किया। और परफेक्ट होने की सूरत में आपके ज़्यादातर जो डॉट हैं रिग्रेशन लाइन के, आपके डॉट जो हैं वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर हों, उसके नज़दीक होंगे। तो ये केस हो गया आपका। ये देखें जी, इस पिक्चर के अंदर ये तो ट्रेंड ही नहीं शो हो रहा कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये किस किस्म का, ये कुछ अजीब व गरीब सा ट्रेंड शो हो रहा है, अप एंड डाउन शो हो रहा है। ठीक है, तो ये सिचुएशन है, neither upward linear and trend nor downward linear trend। तो इसको रैंडम हम कहते हैं। ज़ीरो कोरिलेशन, ये देखें ये ज़ीरो भी बना रहा है। कोरिलेशन के जब डॉट बन रहे हैं वो भी ज़ीरो बन रहे हैं। ठीक है, और ज़ीरो कोरिलेशन वो है जब आपका कोरिलेशन के जब आंसर आता है ज़ीरो, तो वो यानी ज़ीरो कोरिलेशन से मुराद कोई कोरिलेशन नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अनकोरिलेटेड है। फिर वही एग्जांपल लेके फिर उसकी स्कैटर डायग्राम है और एक्स वाई ये वो फार्मूला है, वैल्यू पुट की है, आपके पास 0.88 आई है। इसका मतलब ये 1 के नज़दीक तरीन है, तो इसको हम कोरिलेशन मानेंगे और पॉजिटिव नहीं मानेंगे इसको, क्योंकि 0 से ग्रेटर देन पॉजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है जी, तो यहाँ आपने पॉजिटिव और नेगेटिव के बताना था, और कोरिलेशन है या नहीं है, ज़ीरो पे है तो वो बताना था। कोरिलेशन का आपको फार्मूला याद होना चाहिए, और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो आपको याद हो, और उसके साथ आप जो उसके और भी मालूम करते हैं तो उसके लिए जो डेरिवेशन करनी पड़ती है वो आपको याद हो। तो इतना ही था इस लेक्चर के अंदर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।